सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिक्के हैं अलग अलग समय में अलग अलग सिक्के की बात की जाती है। तो कुछ सिक्कों की अगर हम बात करें, जैसे पूछे सबसे पहले सिक्के किस तरीके के थे, तो इन्हें क्या बोलते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क। देखो ऐसे समझो कि कोई भी धातु होती थी, उसको पीटते थे, पंच करते थे उस पर, तो एक निशान बन जाता था, जो भी ठप्पा लगाना एक तरीके से कहें। तो पहले जो सिक्के चले थे सबसे पहले उन्हें हम क्या कहते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के रूप में उन्हें जाना जाता था। सबसे पहला क्वेश्चन यही है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है सबसे पहले सिक्के कौन से चले थे, तो कॉइन्स फर्स्ट कौन से थे? आहत या पंचमार्क सिक्के चले थे। सिक्कों का जो अध्ययन होता है बेटा स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक, ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखना है। ये पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के जो थे बेसिकली चांदी से निर्मित थे और ठप्पे से निशान बनाकर बनाए जाते थे। अब पूछे सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? साण ने कि इंडो ग्रीक ने? ठीक है, तो आपको देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर बोले सील वाले सिक्के तो कुषाण आ जाएंगे, मतलब जिनमें राजा रानी इनके चित्र हुआ करते थे। लेकिन अगर आपसे सीधा क्वेश्चन बोला जाए सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो आपको आंसर क्या करना है? इंडो ग्रीक, यानी हिंद यवन या हिंद यूनानियों ने। तो एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले जो सिक्के थे वो किसने चलाए थे, तो इंडो ग्रीक ने चलाए थे। अब अगर यहाँ से जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त डायनेस्टी ने चलाए थे। लेकिन अगर पूछे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण ने। ठीक है, अगर पूछे कुषाण में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, नहीं, गलत, पहले सही था। ठीक है, तो विम कटफिसस। ठीक है, तो देखिए अब अलग अलग क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले पूछा जाए कि सिक्के थे कौन से सबसे पहले? आहत सिक्के थे, या इन्हें हम पंचमार्क सिक्के बोलते हैं, सील लगाई जाती थी, पंच करके मार्क कर दिया जाता था। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आपको बताना है हिंद यूनानियों ने। लेकिन अगर सील वाले मार्क, जैसे पूछे कुषाणों में सबसे पहले किसने चलाए, तो कुषाण में जो है वो देखो कुषाण डायनेस्टी के संस्थापक जो हैं कुषाण के, वो कुजुल कटफिसस हैं। कौन है? कुजुल कटफिसस। लेकिन इसके बाद जो बिम कटफिसस आते हैं, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। किसने? बिम कटफिसस ने। तो कुषाण में, लेकिन कुषाणों के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे। तो मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन किसके हैं? कुषाण वंश के। लेकिन अगर मुझे सर्वाधिक सोने के सिक्के, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन, तो गुप्त वंश के हैं। लेकिन इनके सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के भी, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ हो जाती है तो क्या होता है इसकी स्थिति, तो ये अशुद्ध भी होते हैं। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन किसके? गुप्त के। और मैक्सिमम इम्प्योर गोल्ड कॉइन तो भी गुप्त के। दोनों बातें क्लियर हैं? तो सर्वाधिक और अशुद्ध दोनों गुप्त काल में, आपको ये ध्यान रखना है। फिर और कुछ बात करें जैसे मौर्य काल में, तो मौर्य काल में बेटा सिक्के जो चलते थे वो पर्ण होते थे। पर्ण क्या होता था? पर्ण। एक होता था कारसा पर्ण, एक होता था माशक, काकणी। तो ये किसके हैं आपके? मौर्य पीरियड में पर्ण, कारसा पर्ण, माशक, काकणी, ये जो कॉइन्स हैं ये किसके समय के हैं? मौर्य पीरियड के। पर्ण हैं, कारसा पर्ण हैं। गुप्त में हम बात करें तो गुप्तों में अगर आप जाने तो गुप्त में दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, एक रूपक और एक दीनार। तो जो रूपक था ना बेटा, ये किसने चलाया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उन्होंने रूपक नाम के सिल्वर कॉइन चलाए थे। बेसिकली इन्होंने शकों को हराया था। ये लास्ट ईयर का आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराकर रूपक जो चलाए थे वो कैसे सिक्के थे, तो रूपक जो थे वो किसके थे? सिल्वर कॉइन थे। तो आपको याद रखना है। और एक दीनार जो था, दीनार कैसा था? ठीक है, तो दीनार गोल्ड कॉइन था। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो लक्ष्मी के अंकन वाले सिक्के, किसके? लक्ष्मी जी के। तो लक्ष्मी के अंकन वाले सिक्के जो हैं वो मोहम्मद गौरी ने चलाए।
तो लक्ष्मी के अंकन के सिक्के मतलब एक तरफ लिखा होता था मोहम्मद बिन साम, तो मोहम्मद गौरी, और दूसरी तरफ क्या होता था, इसके लक्ष्मी की जो पिक्चर है वो बनी होती थी। अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर आपको बताया जाए तो लक्ष्मी के अंकन के सिक्के किसने चलाए थे? लाइव क्लास बोलिए जल्दी से बेटा। कलचुरी वंश के शासकों ने चलाए थे, कौन था बताइए? रिप्लाई करेंगे आप लोग लाइव में या नहीं करेंगे? प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश के किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? लक्ष्मी जी के ही सिक्के चलाए थे। चलो चलो, लक्ष्मीकर्ण नहीं, युवराज देव, लक्ष्मण देव, इनमें से कोई नहीं। लाइव वाले कोई बोलेगा कुछ? रिप्लाई करिए बेटा, किसी को तुक्का मारिए। लक्ष्मण देव, युवराज देव दोनों नहीं है। चलो अब बोलो आगे। वो भी नहीं है। ठीक है, किसने चलाए थे लक्ष्मी के अंकन के सिक्के? याद नहीं आ रहा है। अरे यार, कैसे चलेगा ऐसे? होमवर्क है, ढूंढना। वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। ठीक है, आपको बताना है कलचुरी वंश के किस शासक ने लक्ष्मी के अंकन वाले सोने के सिक्के चलाए थे? कलचुरी डायनेस्टी के किस शासक ने? ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचे? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने बेटा लक्ष्मी के अंकन की पिक्चर थी, एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा था और एक तरफ लक्ष्मी जी की पिक्चर हुआ करती थी। यहाँ तक क्लियर है? फिर और आगे जाएंगे हम तो अकबर के समय बेटा सीताराम के नाम के जो सिक्के थे, तो अकबर के सिक्कों पर देखो, एक्चुअली अगर आप लॉजिक लगाओगे ना इन सब पे तो आप जरूर गलत कर दोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ये तो मुस्लिम शासक था, मुगल शासक था, इसको सीताराम से क्या मतलब। और स्पेशली मोहम्मद गौरी पे तो लक्ष्मी के लोग लगाते ही नहीं, अगर तुक्का मारते हैं, बोले मोहम्मद गौरी खतरनाक व्यक्ति, ये कहाँ से लक्ष्मी जी के सिक्के चलाएगा। तो सिक्के पहले से चल रहे थे, उसने दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखवा दिया था। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अकबर के समय कौन से, जल्दी बताइए? सीताराम के सिक्के। फिर एक थे शेरशाह सूरी। आज आप जो रुपया देखते हैं, क्या देखते हैं? रुपया। तो जो रुपया है ना बेसिकली बेटा ये चांदी का था, तो रुपया चलाने का श्रेय, तो चांदी का सिल्वर कॉइन रुपया जो था वो किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। एक और सिक्का इसने चलाया था दाम, तो कॉपर कॉइन दाम था। ठीक, महत्वपूर्ण है इसका कॉपर का दाम। और किसका? चांदी का कौन सा? बोलो जल्दी से, बोलते नहीं हो आप लोग। अरे भगवान, परेशान करते हो, लिख देते हैं लोग, बहुत देर से बोल ही रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के कौन से? एक दाम और एक रुपया। ठीक है, रुपया पूछा गया है तो रुपया किसका था बेटा? ठीक है, शेरशाह सूरी का है और सिल्वर चांदी की मुद्रा है। ठीक, ये डायरेक्ट पूछा गया है। अकबर के समय क्या बताया मैंने आपको? बोलो जल्दी से। सीताराम। ठीक है, रामसिया या सीताराम के सिक्के जो थे अकबर के समय थे। ठीक, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो लक्ष्मी जी का अंकन था, पिक्चर ऑफ श्री लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी का अंकन किस पे था? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मौर्य काल में क्या क्या बताए थे? पर्ण, कारसा पर्ण, बोलो, माशक, काकड़ी। ये जो सिक्के थे ये मौर्य पीरियड के हैं। गुप्त में क्या बताया? सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो मैक्सिमम गोल्ड कॉइन। ठीक है, और मैक्सिमम गोल्ड कॉइन के अलावा क्या थे? सर्वाधिक अशुद्ध यानी मैक्सिमम इम्प्योर गोल्ड कॉइन।
ठीक है। और मैक्सिमम इम्प्योर जो चलाए थे वो शासक कौन थे इनके? विष्णुगुप्त पहले नंबर पर, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो स्कंदगुप्त। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो मौर्य पीरियड में क्या हो रही है स्थिति? तो गुप्त सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक अशुद्ध विष्णुगुप्त, और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो स्कंदगुप्त। और आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय, मैंने अभी बताया, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने क्या चलाए? रूपक। और रूपक कौन सा था? सिल्वर का। जबकि दीनार जो था, दीनार किसका था? एयू यानी गोल्ड कॉइन था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूपक सिल्वर कॉइन और दीनार जो था वो गोल्ड कॉइन था। सबसे पहले जो सिक्के चले थे, सबसे पहले कॉइन कौन से थे? तो इन्हें क्या कहते थे? आहत या पंचमार्ग। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड कॉइन, सबसे पहले गोल्ड कॉइन जो है वो किसके? तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन हिंद यूनानी। और जो कुषाण थे उनके समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे, और कुषाण में ही किसने चलाए थे सबसे पहले सोने के सिक्के? तो जो कुषाण है, देखो इसके संस्थापक तो कुजुल कटफिशर्स हैं, बट सिक्के कौन चला रहे हैं सोने के? विम कटफिशर्स। तो सोने के सिक्के किसने चलाए कुषाणों में? विम कटफिशर्स ने। और ये बेसिकली क्या होता था? पिक्चर वाले सिक्के होते थे, चित्र डले होते थे। और यहाँ पे याद रखना है कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। तो मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन जो है वो किसके हैं? कुषाण वंश के हैं। अच्छे से ध्यान रखना, मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, बहुत बार पूछेगा ये क्वेश्चन है ये सब। फिर इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इल्तुतमिश से। तो बेटा इल्तुतमिश के दो सिक्के हैं, एक है सिल्वर का, सिल्वर का था टंका, और कॉपर तांबे का था जीतल। तो इसे ऐसे याद रख लो, चांदी का डंका बजाया। तो टंका इन्होंने बांटे थे दिल्ली में, जब इनकी बेटी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का जब जन्म हुआ था तो इन्होंने सिल्वर कॉइन चलाया था और ये बांटे थे। ऐसे कॉपर या तांबे का कौन सा है? ये कॉपर कॉइन जीतल है। तो ता हिंदी में तो ऐसे याद हो जाएगा ता ता। तो जीतल, ता तांबा, सिल्वर, टंका, इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो इल्तुतमिश का सिल्वर का सिक्का कौन सा था? टंका था। और बेटा यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, टंका जो है ना ये क्या है? प्योर अरेबिक कॉइन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्योर अरेबिक कॉइन मतलब क्या? शुद्ध अरबी सिक्का। तो शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया सबसे पहली बार? इल्तुतमिश ने चलवाया था, और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टंका। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी के मन में? मोहम्मद गौरी, अच्छा लिखे हैं ये, ठीक है। एक और बचते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने बेटा सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। क्या चलाई थी? इसे बोलते हैं टोकन करेंसी। कौन सी करेंसी? टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी किसकी है? सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक की हैं। ये जितनी चीज़ें लिखी हैं सब कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ये जो था रूपक चांदी का, कब चलाया था इन्होंने? शकों को हराया था। तो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय शकों को पराजित किया था, तब इन्होंने चलाए थे शक विजय के उपलक्ष्य में। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। आप लोग चाहो तो इन्हें नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
वर्तमान में जिस नोट को अपन 500 का बना दे दो संकेत कर देते तो फिर वो वही मान होता है। ठीक है, देखो करेंसी जो होती है, एक होती है मेटल करेंसी, धातु मुद्रा। तो अब ज़्यादातर देशों में मेटल करेंसी तो चलती ही नहीं है कि सोने के, चांदी के, इस तरीके के सिक्के चल रहे हों। ठीक है, जैसे 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के ये सिक्के चल रहे हैं। लेकिन चलता क्या है, तो जैसे इस करेंसी की बात करें तो टोकन करेंसी सबसे ज़्यादा, उस समय इन्होंने जो टोकन करेंसी चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये योजना इनकी असफल हो गई थी। लेकिन आज पूरी दुनिया में मैक्सिमम देश जो है वो टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं। जैसे आपके पास 500 रुपये का नोट है, तो क्या उस कागज़ की वैल्यू 500 रुपये है? मुश्किल से 5 रुपये होगी उसकी वैल्यू। लेकिन तब भी आपको 500 रुपये का कोई भी सर्विस या कोई सामान आपको खरीदना है, आपको मिल जाता है, तो ये टोकन करेंसी कहलाती। तो आज जो रुपया हम लोग रखे हुए हैं वो सब क्या है? टोकन करेंसी। डॉलर क्या है? वो भी टोकन करेंसी। यूरो क्या है? वो भी टोकन करेंसी है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो ये एमपी में बात करें तो गंगेदेव जो कलचुरी डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने लक्ष्मी जी के सिक्के चलाए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी के अंकन वाले जो सिक्के थे वो गंगेदेव के थे। किसके थे? गंगेदेव के। मौर्य पीरियड में बात करें तो मौर्य में पर्ण, कारसा पर्ण, माशक और काकड़ी, ये जो सिक्के थे ये मौर्य पीरियड के हैं। गुप्तों के समय में अगर हम बात करें तो गुप्त में क्या था? मैक्सिमम गोल्ड कॉइन। तो मैक्सिमम गोल्ड कॉइन किसके समय के हैं? ठीक है, तो गुप्ता रूलर के समय सर्वाधिक सिक्के चले। अब जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से प्योरिटी इम्पैक्ट करेगी। तो मैक्सिमम इम्प्योर गोल्ड कॉइन भी किनके समय के हैं? गुप्ता के समय के हैं। फिर हम बात करें चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो थे बेटा, इन्होंने एक रूपक चलाया था। रूपक सिल्वर कॉइन था। और एक इन्होंने दीनार भी चलाया इनके समय में, गुप्तों के समय में। तो दीनार जो है वो गोल्ड कॉइन है, जबकि रूपक क्या है? सिल्वर कॉइन। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था आपके एमपीपीएससी का। तो रूपक क्या था? तो सिल्वर कॉइन था। और ये कब चलाया था इन्होंने? तो शकों को, एबोलिशमेंट ऑफ शकास, शकों को इन्होंने पराजित किया था। और शक को पराजित करने के बाद इन्होंने रूपक चलाए थे। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने प्योर अरेबिक कॉइन, सीधा पूछा जाता है, शुद्ध अरबी सिक्का, तो प्योर अरेबिक कॉइन जो है वो सिल्वर कॉइन था। और उसका नाम क्या था? टंका। तो ऐसे याद रख लो, चांदी का टंका। चांदी का क्या था? चांदी का टंका था। लिखते नहीं बन रहा है, यहाँ लिख देते हैं। तो चांदी का टंका। और कॉपर कॉइन क्या था इनका? जीतल। ये बहुत बार आया, मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो चांदी का जो प्योर अरेबिक कॉइन था वो टंका था और तांबे का जीतल था। और हिंदी में याद रखेंगे तो ता से तांबा, जीतल में ता, तो ता ऐसे याद कर लो, नहीं तो कॉपर कॉइन जीतल था। इसके अलावा बेटा जो सातवाहन है, कौन है? सातवाहन। ठीक है, अभी हम लोग आगे इन्हें सबको पढ़ेंगे एक एक करके डायनेस्टीज को। तो जो सातवाहन डायनेस्टीज थे इसमें इन्होंने किसके सिक्के चलाए? ठीक है, तो सीसा, सीसा यानी लेड। तो पूछा जाता है कि लेड के कैसे, सा से सातवाहन, सा से सीसा, तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन डायनेस्टी के शासकों ने चलाए थे। तो लेड कॉइन सातवाहन। ठीक है, कुषाण में सोने के सिक्के बिमकटफिसस और मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन। तो मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन किसके हैं? कुषाणों के हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? तो इसको आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द कॉइन जो आए हैं एग्ज़ाम में वो बस यहीं से आए हैं। और कॉइन्स की स्टडी न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करें 16 महाजनपद पर। बोलिए जल्दी से, रिप्लाई करिए लाइव में बेटा। क्लियर है आप लोगों को? चलें आगे। आप बेटा क्लास के बाद नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ तक हमने आपको ये सिक्कों से संबंधित बात बताई। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। भारत के प्राचीनतम सिक्के
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य, मतलब 600 BC से मौर्यन पीरियड के बीच में चले थे। और ये क्या कहला रहे थे? आहत या पंचमार्क सिक्के थे, ये सिल्वर कॉइन थे, ठप्पे के निशान। जैसे चांदी ली गोल की और उस पर कोई ठप्पा मार दिया, निशान बना दिया, तो उस पर एक पर्टिकुलर पंच करके आपने जो मार्क बनाया, इसीलिए इसे आहत या पंचमार्क सिक्के जो हैं वो कहे जाते हैं। ठीक, इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिएगा। अब अगर हम देखते हैं बेटा, ये कुछ अश्वमेध यज्ञ करने वाले शासक हैं। पहले तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आए हैं, इसलिए अभी सीधे करेंगे, फिर हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे। अश्वमेध यज्ञ जानते हैं आप लोग क्या होता है? भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि जो शासक होते हैं वो अपना घोड़ा छोड़ देते हैं और जितने क्षेत्र तक वो घोड़ा जाता है, अगर उसे कोई रोकता नहीं है, तो उस पूरे क्षेत्र का जो शासक या अधिकार जो है उनके पास आ जाता है। और अगर कोई उनके घोड़े को रोकता है तो उसे उनके साथ युद्ध करना होता है, और युद्ध में वो उसे पराजित करके भी उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग ने कितने किए? 2। अब प्रश्न यहाँ से अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो भी आपको चीज़ें थोड़ी सी पता रहेंगी। अश्वमेध यज्ञ किसने किए? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग कौन है? तो फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग जो है बेटा शुंग वंश का संस्थापक है। ठीक है, और ज़्यादा बोलें तो इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और उसके बाद शुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। और बड़ी बात ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शुंग वंश का शासन विदिशा में भी था। कहाँ पे था? विदिशा में। ठीक है, तो एक प्रश्न सीधा आता है, पुष्यमित्र शुंग फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये यज्ञ किए किसने होंगे? तो कोई ना कोई पुरोहित होंगे। तो इनके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। कौन थे इनके पुरोहित? तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं वो किसने किए हैं? महर्षि पतंजलि ने किए हैं। और आप जानते हैं कि ये पतंजलि जो है वो कौन है? पतंजलि को जानते हैं कि नहीं? पहले तो ये बताइए। ठीक है, तो योगा फिलॉसफी कब है योग दिवस? आज ही है? आज 21 है 20 है? आज तो 20 है ना। ठीक है, तो कल है योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे जो है कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो योग दर्शन या योग फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं वो पतंजलि हैं। और पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के थे। याद रखना, पाणिनि नहीं थे। ऑप्शन में पाणिनि आते हैं। पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी है। ठीक है, और वो ग्रामेरियन है। समझ में आ रही ना क्या कह रहे हैं? ये जो पाणिनि है बेटा वो क्या है? इनकी बुक अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो है ये किसकी बुक है? ठीक है, तो अष्टाध्यायी जो है बेटा ये संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण की बुक है। किसकी है? संस्कृत व्याकरण की। ये पाणिनि किसके दरबार में थे? तो महापदम नंद। किसके? महापदम नंद। अभी हम पढ़ेंगे। तो महापदम नंद कौन? तो नंद वंश का संस्थापक। किसका संस्थापक है ये? नंद डायनेस्टी का संस्थापक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी जो है वो क्या है? संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण है। पूछा जाए भारत की पहली व्याकरण की बुक संस्कृत व्याकरण की कौन सी है? अष्टाध्यायी है। और ये किसके दरबार में थे? महापदम नंद। लेकिन हम बात कर रहे हैं पतंजलि की। तो पतंजलि कौन है? पुष्यमित्र शुंग के लिए जो हम 2 अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इन्होंने क्या किया था? तो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए। फिर हम बात करते हैं बेटा बाकाटक नरेश प्रवर सेन की। तो बाकाटक नरेश प्रवर सेन जो थे इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो प्रवर सेन ने कितने किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम जो थे इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं।
तो सातकर्णी फर्स्ट। अब ये कौन है? तो बेटा सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं ये, ठीक। सातवाहन वंश के इंपॉर्टेंट रूलर हैं सातकर्णी फर्स्ट। पूरा नाम था इनका गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी इनकी माता थी और सतकर्णी इनका नाम था। तो ये जो सातकर्णी फर्स्ट है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और कहाँ से जानकारी मिलेगी? तो नानाघाट इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? नानाघाट इंस्क्रिप्शन से। जबकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी किससे मिलती है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, धनदेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन या अयोध्या अभिलेख, ठीक है। तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव, ठीक है। यहाँ पे नानाघाट से सातकर्णी की। फिर बात करें समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने 1 अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। किसने? कुमारगुप्त फर्स्ट और कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इन्होंने अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। जो यज्ञ का नाम है उसी के नाम के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। फिर चोल वंश राजाधिराज, तो 1 अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने, राजाधिराज ने, ठीक है। पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है। तो पुलकेशिन ने 1 अश्वमेध यज्ञ किया था, एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। काशी के भारसिव नाग थे, अब देखो कितने सारे। तो काशी के जो भारसिव नाग थे, इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। कदम्ब वंश का मयूर शर्मन, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। तो मयूर शर्मन ने कितने? बिल्कुल शर्म नहीं आई इन्हें, ऐसे समझ लो। तो मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है। तो मयूर शर्मन ने 18, भारसिव नाग ने 10 अश्वमेध यज्ञ, और सवाई राजा जयसिंह ने बेटा 1 अश्वमेध यज्ञ कराया था। और ये सवाई राजा जयसिंह जो हैं वो कहाँ के हैं? जयपुर के संस्थापक हैं ये। और कल हमने आपको बताया था कि जंतर मंतर, याद आ रहा है? ऑब्जर्वेटरीज। तो जो जंतर मंतर थी वो कहाँ कहाँ? 5 जगह बनवाई गई थी। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस या काशी और जयपुर, ठीक है। तो ये जो है, आप में से किसी ने देखी है उज्जैन की ये जंतर मंतर? जयपुर वाला देखा, मैंने दोनों देखे, ठीक है। नहीं 3, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन के। तो सवाई क्या सेम ही है यार, अब मतलब उनमें क्या अलग हो जाएगा? वो तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बता रहे हैं, मतलब क्या अलग अलग बनाना था? मतलब इससे चंद्रमा दिखता है, उससे सूरज दिखता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ठीक है। तो सवाई राजा जयसिंह, कई बार पूछा गया है कि जंतर मंतर, तो जंतर मंतर जो है वो सवाई राजा जयसिंह जो थे 5 बनवाए थे, दिल्ली, मथुरा, ठीक है, याद रखिएगा। आगरा नहीं है, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, वाराणसी और मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनवाए गए थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आपका क्लियर है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, वाकाटक नरेश प्रवर सेन ने 4, सातकर्णी प्रथम ने कितने? 2 ही अश्वमेध यज्ञ कराए। इनकी जानकारी नानाघाट से और पुष्यमित्र शुंग की धनदेव इंस्क्रिप्शन से, धनदेव का कौन सा? अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है। चोल वाले ने 1 ही अश्वमेध कराया है, पुलकेशिन ने 1 ही अश्वमेध यज्ञ कराया, भारसिव ने 10 कराए हैं, मयूर, ठीक है। तो मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए, और सवाई राजा जयसिंह जो थे इन्होंने 1 अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक। तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पतंजलि याद रखिएगा, योग दर्शन के जनक, फाउंडर ऑफ योग फिलॉसफी जो है वो पतंजलि कहलाते हैं। देखो बेटा, भारत में 6 दर्शन हुए हैं, 6 दर्शन। तो उन 6 दर्शन में से एक दर्शन आपका योग दर्शन है, एक न्याय दर्शन है, 2 मीमांसा हैं, तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। एक सांख्य दर्शन है, तो सांख्य के कौन है? सांख्य के, अरे भगवान, सांख्य के कपिल मुनि हैं, ठीक है। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। इनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, वादरायण। देखो उत्तर हमेशा बाद में आता है, तो उत्तर मीमांसा, वादरायण, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, न्याय दर्शन
न्याय गौतम का है, सांख्य कपिल मुनि का है, योग दर्शन पतंजलि का है, और एक और बचता है वैशेषिक, तो वैशेषिक ऋषि कणाद का है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, षड दर्शन या 6 फिलॉसफी कहते हैं। डायरेक्टली पूछा जाए प्राचीन भारत में कितने दर्शन या फिलॉसफी हुआ करती थी, तो एंशिएंट इंडिया में 6 फिलॉसफीज हुआ करती थी। कितनी फिलॉसफीज हुआ करती थी, 6 फिलॉसफीज जो हैं वो हुआ करती थी। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी के मन में? तो इनको कॉइन्स के बाद इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं महाजनपद पर। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से महाजनपद हैं जिनकी हमने बात। देखिए बेटा, हमने बात की थी आपसे कि कल जो थोड़ा सा बताया था कि टोटल जो है वो 16 महाजनपद है। 2 ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सीधा प्रश्न आता है कि कौन किसकी राजधानी है, और जिनकी 2-2 कैपिटल्स हैं उनसे वो भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ है। लोकेशन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं, अगर हम इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और यहाँ एमपी हिस्ट्री को भी कनेक्ट करें, एमपी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हैं, 2। मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद हैं, तो अवंती और चेदी। फिर उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महेशमती, और चेदी की राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती, और चेदी बुंदेलखंड। ये तो एमपी हिस्ट्री से क्वेश्चन आए। अब इंडियन हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। फिर पूछा जाता है कौन सा एकमात्र महाजनपद है जो राजस्थान में है। कल हमने बताया था कि राजस्थान में सिर्फ एक ही महाजनपद था, वो है मत्स्य। ठीक है, और मत्स्य की राजधानी क्या होगी, तो मत्स्य की कैपिटल होगी विराटनगर। तो मत्स्य की विराटनगर, और वर्तमान में देखें तो अगर हम बहुत सीधा सा बोलें तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र, आज का जो जयपुर है वो उस समय का 16 महाजनपद में क्या हुआ करता था, मत्स्य हुआ करता था। फिर एक पूछा गया कि दक्षिण भारत में कितने महाजनपद थे, तो दक्षिण में नर्मदा के नीचे सिर्फ एक ही था। कौन सा था, कोई बता सकता है? ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो महाजनपद था वो अश्मक था। क्या था, अश्मक। तो दक्षिण भारत का अश्मक, इसकी राजधानी पोटन। ठीक है, ये जो राजधानी थी क्या थी, पोटली, पोटन, पुट्टी, इस तरीके के नाम इसके मिलते हैं। तो देखिए उत्तर, अच्छे से ध्यान रखना, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में कितने, तो एक हटा दो, बाकी सब उत्तर भारत में। ठीक है, तो उत्तर भारत में 15 महाजनपद थे, जबकि दक्षिण भारत में नर्मदा के नीचे केवल क्या था, एक महाजनपद था। तो सीधा क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, तो ओनली महाजनपद सिचुएटेड इन साउथ इंडिया, अस्मक। ठीक है, ओनली महाजनपद सिचुएटेड इन प्रेजेंट राजस्थान, मत्स्य या विराटनगर। मध्य प्रदेश में कितने सिचुएटेड हैं, 2। अब इससे थोड़ा सा पहले चलो, महाजनपद की जानकारी हमें मिल कहाँ से रही है, तो महाजनपद की जो जानकारी मिल रही है वो हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिल रही है। अंगुत्तर निकाय कौन सा है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और जो भगवती सूत्र है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और थोड़ा शुरू में चलें, बन कैसे रहे थे महाजनपद। तो अगर आप शुरू से देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि परिवार का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था, हेड ऑफ द फैमिली, कुलप। ठीक है, परिवार का मुखिया कुलप, और परिवार के मिलने से क्या बन रहा था, ग्राम, और ग्राम का मुखिया क्या था, ग्राम का ग्रामणी। तो हेड ऑफ द ग्राम या विलेज ग्रामणी, और ग्राम के मिलने से क्या बन रहे थे, विश। ठीक है, तो विश का प्रमुख कौन होगा, हेड ऑफ द विश, विशपति। ठीक है, और विश के मिलने से बन रहे थे जन, तो जन का प्रमुख कौन, तो राजन। ठीक है, जो जनता पे राज करे। और प्रशासन की इकाई कौन सी थी, तो जन जो थी प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। तो मेन यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जन। जन का हेड कौन, राजन। और जन के मिलने से बन रहा था जनपद, और जनपदों के मिलने से बना महाजनपद। इतनी सी कहानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो परिवार का मुखिया कुलप, परिवार के मिलने से ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, ग्राम के मिलने से क्या,
विष, और विष का हेड विषपति, विष के मिलने से जन, जन का हेड राजन, और जन जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, और जन आगे मिलेंगे तो कौन, जनपद, और जनपदों के मिलने से बना महाजनपद, जिसकी हम अब बात कर रहे हैं। ये हैं 16 महाजनपद। 600 बीसी के आसपास की ये घटनाक्रम है, आपको ये ध्यान रखना है। तो और यहाँ से तीसरा जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा आता है, वो है सिर्फ कैपिटल। किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, बात खत्म। तो आपको इन 16 में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो किस पे करना है, इनकी राजधानियों पे, कैपिटल पे। तो भैया देखो मैंने कल बताया था अंग है, अंग जो है, अंग में क्या करूं, अंग, अंग में चंपा का तेल लगाओ, तो अंग की राजधानी क्या हो गई, अंग की कैपिटल चंपा। तो अंग की मैं पूछूंगा इसलिए अच्छे सुनते जाना आप लोग। अंग की राजधानी चंपा, और ये है कहाँ, तो मुंगेर और भागलपुर जो है, भागलपुर बिहार में है, तो मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में स्थित है ये। अभी ये नॉर्मली नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते मैंने कहा राजस्थान का मत्स्य, दक्षिण भारत का अश्मक, यही पूछे गए मध्य प्रदेश के। तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, याद रहे, वेल एंड गुड है, नहीं भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंग महाजनपद, महाभारत और अथर्ववेद में अंग का वर्णन मिलता है। बिंबिसार के शासन के दौरान इसे मगध साम्राज्य में अपने अधिकार में ले लिया था। तो अब सीधा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग को किसने मगध साम्राज्य में मिलाया, अब देखो ये भी महाजनपद है जबकि, और मगध भी महाजनपद है, लेकिन अंग को किसने मगध में मिलाया, तो बिंबिसार। अब बिंबिसार कौन भाई, ठीक, तो याद आ रहा है, हर्यक वंश के संस्थापक। तो हर्यक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बिंबिसार थे। अच्छा, बिंबिसार का थोड़ा टेन्योर फिक्स कर लो, जिससे थोड़ा सा चीजें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो। बिंबिसार का टेन्योर बता सकता है कोई, कब से बिंबिसार का शासन शुरू हुआ होगा, बोलिए लाइव में किसी को पता हो तो ट्राई करिए। ठीक, तो 544 बीसी, कितना, 544, तो 544 बीसी से कौन बना शासक, बिंबिसार शासक बने। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको ना, जैसे कि महावीर स्वामी के समकालीन, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन, तो एक टेन्योर पता होगा ना दिमाग में, तो थोड़ा सा फिट होंगी चीजें। तो 544 में बिंबिसार शासक बने, और बिंबिसार जो थे इन्होंने क्या किया, किसको, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दौरान मगध साम्राज्य में किसको मिला लिया, अंग को। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग को मगध साम्राज्य में किस शासक ने मिलाया था, तो बिंबिसार ने मिलाया था। वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है ये, इसकी राजधानी चंपा है, और गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित है। तो चंपा कहाँ है, गंगा और चंपा नदियों के संगम पर है। यह व्यापारिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। व्यापारी यहाँ से सुवर्ण भूमि यानी दक्षिण पूर्व एशिया के लिए रवाना होते थे। तो कहाँ जाते थे यहाँ से, तो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर ऑन द ट्रेड रूट एंड मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम हेयर सुवर्ण भूमि साउथ ईस्ट एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कहाँ से होते हुए जाते थे, चंपा से होते हुए, इसका जो रूट था उससे होते हुए जाते थे। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 प्रश्न यहाँ से अंग से बन सकते हैं। अंग, अंग की राजधानी चंपा, अंग को किसने मिलाया, तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध सब जानते हैं, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। तो गिरिब्रज या राजगृह जो थी इसकी राजधानी थी गया, पटना। अगर आज देखें तो पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही है। तो ठीक है, मगध जो है अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है, ठीक है, अंग का भी था अथर्ववेद में। इसके अलावा यह वर्तमान बिहार में अंग के निकट स्थित था, जो चंपा नदी से विभाजित था। तो वर्तमान बिहार में कहाँ, तो चंपा नदी से इसका क्षेत्र अलग हो जाता था अंग से, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बाद में मगध जैन धर्म का केंद्र बन गया। पहली बौद्ध परिषद आप अच्छे से जानते हैं, कल ही पढ़ी थी हमने, राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। किसका टेन्योर होगा, शासक बिंबिसार, अजात शत्रु। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किसके साथ, देखो अब चीजें जब आप एक चीज पढ़ लोगे ना तो वो दूसरे से कनेक्ट होगी। बस थोड़ा सा दिमाग को ध्यान में रखना है कि हाँ क्या पढ़ लिया हमने, वो हमें किसके साथ बिठानी है।
तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? मगध की राजधानी राजगृह में हुई, ठीक है। और कब हुई? तो 483 BC में। अब जैसे होता क्या है, जब मेंस में ऐसे पूछ ले, मगध पूछ ले, तो एकदम से आपको पता चले आप शासक तो खूब लिख सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है, ये याद रखना है। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई थी, ये याद रखना है। फिर आपको बताना है कि मगध में, तो मगध कहाँ है, तो किससे अलग हो रहा है? चंपा नदी से अलग हो रहा है, चंपा से। इसके अलावा यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर की गई थी। काशी बढ़िया है, काशी है, बनारस है, तो कोई समस्या नहीं है। ये कहाँ है? तो वाराणसी में स्थित है। ये मत्स्य पुराण के अनुसार इस शहर का नाम वरुणा और असी नदियों के नाम पर पड़ा है। तो किससे? वरुणा और असी नदियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। काशी पर कौशल ने कब्जा कर लिया था। किस पे कब्जा कर लिया था? कौशल ने। अब देखिए, जब हम आगे अभी पढ़ेंगे तो कौशल के शासक हैं एक प्रसेनजीत, ठीक है, और कौशल के शासक कौशल राज हैं। कौन है? कौशल राज। तो कौशल राज जब अपनी बेटी की शादी करेंगे, इनकी बेटी का नाम था कौशला देवी, बढ़िया है, कौशला देवी, ठीक है। तो इनकी शादी करेंगे ये बिंबिसार से। कौन? कौशला देवी का विवाह किससे होगा? बिंबिसार से। अब बिंबिसार कौन भैया? तो फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश का, देखो ऐसे ही याद होनी चीजें, हर्यक वंश का संस्थापक। तो इनकी शादी होगी किससे? ये कौशल के जो शासक है उनकी बेटी कौशला देवी से, और दहेज में इन्हें मिल जाएगा काशी, ठीक है। तो ससुर जी ने तो काशी पे कब्जा किया और दामाद जी को गिफ्ट में दे दिया। समझ में आया? तो ये जो आपके बिंबिसार हैं बेटा, इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंशन मैरिज अलायंस से भी किया था। तो पूछा जाता है कि किस शासक ने अपना साम्राज्य विस्तार वैवाहिक संबंधों से भी किया? तो इन्होंने, किसने? बिंबिसार ने। अच्छे संबंध क्या होंगे? दामाद बन गए मतलब बेटे से बड़ा, तो फिर तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, समस्या तो होगी नहीं। तो कौशल की जो राजकुमारी थी कौशला देवी, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया। फिर अब कल का याद करना, लिच्छवी शासक याद आ रहे हैं? चेटक की बहन कौन थी? चेटक की बहन थी त्रिशला, और त्रिशला का विवाह किससे हो रहा था? अरे तो सिद्धार्थ से नहीं हो सकता क्या विवाह? ऐसा क्या मतलब? विवाह हुआ है तभी तो महावीर स्वामी हुए होंगे। मैंने क्या गलत पूछ लिया भाई? तो त्रिशला, अरे ऐसे ही तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। त्रिशला जो थी वो चेटक की बहन थी, जो कि महावीर स्वामी की माँ थी, यानी इनके पिता की पत्नी थी। तो सिद्धार्थ की पत्नी थी ना, इसमें क्या ऐसा गलत पूछ रहे हैं हम आपसे? तो त्रिशला जो थी वो चेटक की बहन थी, महावीर स्वामी की माँ। लेकिन चेटक की जो बेटी थी, ठीक है, कौन? चेलना, चेटक की पुत्री चेलना का विवाह होगा बिंबिसार से। तो इनसे भी रिश्तेदारी हो गई इनकी, लिच्छवी से। और एक और थी तीसरी राजकुमारी मद्र प्रिंसेस या मद्र कुल की जो राजकुमारी थी, कहीं कहीं भद्र भी लिखा होता है, MADR मद्र। तो मद्र प्रिंसेस जो थी क्षेमा, ठीक है, इनसे भी इनने विवाह कर लिया। तो बढ़िया है, 3 जगह से खूब ससुराल से पैसा आया। तो कहाँ कहाँ शादी हुई बिंबिसार की? जल्दी बोलो। देखो, सबसे पहले कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से, तो इन्हें काशी मिला, ठीक है। दूसरा एक विवाह हुआ चेलना से। चेलना कौन? तो डॉटर ऑफ चेटक, और लिच्छवी रूलर चेटक की पुत्री थी चेलना और बिंबिसार का ही बेटा था ये। कौन? अजातशत्रु। कौन क्या? एक ही तो बेटा है जो पिताजी को मार देगा। फिर इसके बाद तीसरा विवाह हुआ बिंबिसार का किससे? क्षेमा से। ये मद्र प्रिंसेस थी। तीनों बातें क्लियर? तो इन्हें काशी इन्हें जीता और इन्हें दहेज किसको दे दिया? बिंबिसार को दे दिया। ठीक, चलो। इसके बाद वत्स्य। तो वत्स की राजधानी थी बेटा कौशाम्बी, ठीक है। हे वत्स्य, राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वर्तमान में कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक नया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पहले ये इलाहाबाद में ही आता था। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स की कौशाम्बी। अंग की? मगध की? गिरिब्रज या राजगृह? जी बोल दीजिए।
जी। कौशल के शासक जो है ना, कौशल राज ही है इनका नाम, बेसिकली कौशल राज ही मिलता है इनका नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है, बज्जी अलग कहानी है, बज्जी नहीं, बज्जी मैंने बिल्कुल नहीं बोली अभी, बज्जी बोली क्या मैंने? बज्जी नहीं बोली है। देखिए पहले बात समझिएगा, अभी हम आ रहे हैं आगे, वैसे अब आगे चले गए थोड़ा सा, अगर वेट करेंगे तो हम आगे बात करेंगे इस पे। आपको ये ध्यान रखना है, इनकी 3 इंपॉर्टेंट मैरिज अलायंस थी, वैवाहिक शादियां जो थी। एक कौशल के शासक कौशल राज की बेटी से हुई थी, उनकी बेटी का नाम क्या था? कौशला देवी। एक चेलना जो चेटक लिच्छवी थे, तो लिच्छवी किंग या लिच्छवी रूलर चेटक की डॉटर चेलना से हुआ। चेलना किन के बीच, मतलब किन किन का बेटा था ये? अजातशत्रु, चेलना और बिंबिसार का। और तीसरा विवाह हुआ था मद्र राजकुमारी, तो मद्र कुल की जो राजकुमारी थी वो क्षेमा थी, क्षेमा, ठीक है। तो ये 3 शादियां हैं, अभी हम शादी कराएंगे जब हम 16 महाजनपद में एंटर करेंगे मगध में, ठीक है। अभी आप बस समझ लो, क्योंकि यहाँ काशी आया था इसलिए मैंने काशी कनेक्ट करने के लिए यहाँ तक लेके गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। और बज्जी बिल्कुल अलग है, सुन रहे हैं आप मेरी बात? बज्जी को यहाँ नहीं करना है। और बेसिकली बज्जी संघ में तो इन्होंने फूट डाली थी, समझ रहे हैं? बात करेंगे, पहले अपन 16 महाजनपद निपटाएं, फिर उसके बाद आना ही वही है, क्योंकि ये नहीं हुआ तो फिर हमें लगेगा आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ। वत्स जो है वो कौशाम्बी, वर्तमान में इलाहाबाद में है। वत्स को बामसा के नाम से भी जाना जाता है, ये यमुना के तट पर है। इस महाजनपद ने शासन के राजतंत्रीय स्वरूप का अनुसरण किया, ठीक है। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे है। राजधानी कौशाम्बी है जो गंगा और यमुना के संगम पर थी। तो कौशाम्बी कहाँ? अरे यार इलाहाबाद पहुँच गए तो गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती हो जाती हैं विलुप्त, तो बची क्या? गंगा यमुना, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। दिस वॉज अ सेंट्रल सिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आर्थिक गतिविधियों का, भैया गंगा के किनारे है, आर्थिक गतिविधियां क्यों नहीं होंगी? एकदम फर्टाइल सॉइल है। व्यापार, और व्यापार 6ठी शताब्दी में समृद्ध हुआ, वृद्ध, ठीक है। तो बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया था। इस सबसे कोई मतलब नहीं है आपको, तो बस आपको जो यहाँ मेन जो आपका क्वेश्चन है वो है वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, अंग की राजधानी चंपा, ठीक। यहाँ तक बात हो गई। चलिए आगे चलते हैं। कौशल थोड़ा सा हमने कल ही पढ़ लिया था। तो कौशल जो था, कौशल की 2 थी, याद आ रहा है? तो कौशल 2 है, एक नॉर्दर्न तो एक सदर्न। तो नॉर्थ कौशल, उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल साकेत या कुशावती, ठीक है। तो नॉर्थ की क्या थी? नॉर्दर्न की श्रावस्ती, और कुशावती सदर्न की थी, इसी को साकेत कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है कौशल, ठीक है। और कौशल की श्रावस्ती, अब याद करो श्रावस्ती को, तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, याद आ रहा है? ऐसे याद है, सर्वाधिक, तो मैक्सिमम सरमन ऑफ महात्मा बुद्ध श्रावस्ती, मैक्सिमम वर्षावास श्रावस्ती, क्योंकि भाई जहाँ रुकेंगे वहीं उपदेश देंगे, ठीक है। तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक। अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में रामायण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शहर क्या है? अयोध्या भी शामिल है। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य आदिवासी गणराज्य क्षेत्र भी शामिल थे। कपिलवस्तु में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। तो कौशल में ही कौन आता था? कपिलवस्तु जो क्षेत्र है वो कौशल में ही इंक्लूड किया जाता था। और आप अच्छे से जानते हैं कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, ठीक है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद में महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है, तो आंसर होगा कौशल। आप कभी नहीं लगाओगे अगर पढ़ोगे नहीं तो इसका आंसर, क्योंकि आप सोचोगे कौशल मतलब श्रावस्ती यानी यूपी, ठीक है, अयोध्या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, और ये कहाँ? नेपाल की तराई में। लुम्बिनी कपिलवस्तु में, दिमाग में आएगा नेपाल नेपाल बार बार, और नेपाल जो आएगा ना वो आपको कौशल से जुड़ने नहीं देगा, ठीक है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसी के अंतर्गत आता था कपिलवस्तु, तो इसको आप बढ़िया से ध्यान रखेंगे।
तो जल्दी से बता दो अब यहाँ के राजा कौन होंगे। तो राजा जो है वो प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। कहाँ के राजा प्रसेनजीत, तो आपको ये ध्यान रखना है कौशल के राजा। अब फिर से बोलूं, देखो रिपीट करूं, कौशल के शासक कौशल राज, इनकी बेटी बोलो जल्दी से कौशला देवी, ठीक है, इनका बेटा प्रसेनजीत, ठीक है। अब समझो तो कौशला देवी के पति कौन, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने। तो अब अजातशत्रु के शत्रु कौन हो जाएंगे, निश्चित रूप से भैया जीजा जी को मार डाला। अरे प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी। तो कनेक्ट करो, जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना लंबे समय तक याद रहेगा। प्रसेनजीत जो थे वो किसके बेटे थे, कौशल राज के, ठीक है। प्रसेनजीत निश्चित रूप से यहाँ के शासक बनेंगे इनके बाद ही। तो अब प्रसेनजीत की बहन के पति को मार डाला किसने, अजातशत्रु ने। तो इनका हो जाएगा झगड़ा, किनके बीच के, अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में। अब देखो अजातशत्रु कितना चंट है, अजातशत्रु इन्हें भी हरा देगा, लेकिन इनमें हो जाएगी संधि। और फिर क्या करेगा, बोलो जल्दी से, वेरी गुड, प्रसेनजीत की बेटी से शादी हो जाएगी अजातशत्रु की। अब बहन बड़ी के दामाद, सीधी बात है, तो झगड़ा खत्म। समझ में आ रही ना बात कि कैसे कहानी आगे बढ़ रही है। तो जो प्रसेनजीत हैं, प्रसेनजीत से इनका युद्ध होगा, हालांकि वो जीतेगा लेकिन इनमें संधि हो जाती है। उस संधि में फिर से मैरिज अलायंस, बोले प्रसेनजीत की बेटी से किसका विवाह करा दो, अजातशत्रु का। और प्रसेनजीत और अजातशत्रु का विवाह हो गया तो कौशल अब इनका शत्रु कहाँ रहा, ठीक है। नाराज होंगे पिताजी, तो पिताजी तो निकल लिए होंगे तब तक, समझ गए ना। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो क्या हो गया, कौशल की दो राजधानियां हैं, उत्तरी कौशल श्रावस्ती, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध के, और दक्षिणी कौशल कुशावती, इसी को क्या कहा जाता है, साकेत, ठीक है। लाइव में बेटा समझ में आ रही है बात। सूरसेन, मथुरा, तो सूरसेन की जो राजधानी है वो सूरसेन की मथुरा है। मथुरा तो सब जानते ही हैं, मथुरा कहाँ होगा, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वर्तमान में। अगर आप मैप थोड़ा भी देखोगे तो मथुरा आपको, दिल्ली के आगे आओगे तो मथुरा हो। मथुरा कैसे, अगर आप यूपी को ऐसे घुमा दो तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो कौन से में आएगी, यूपी का। अरे बाबा ये यूपी है ना ये, ठीक है। मथुरा यहाँ, तो ये उत्तरी यूपी है, ये दक्षिणी है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो गया यहाँ पे। अरे बार बार मैप नहीं खोल सकते इतिहास में ऐसे, समझ गए ना। गोली मारो, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, इतना तो पता है ना, नहीं तो ऐसे नहीं याद हो तो श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। मेगस्थनीज के समय यह स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था। अब भैया ये मेगस्थनीज कौन आ गया ये बीच में, तो अभी मेगस्थनीज आएगा मौर्य वंश में, ठीक है। कहाँ आएगा, मेगस्थनीज मौर्य वंश में। बोले मौर्य वंश में कौन है ये मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज की एक बुक है इंडिका, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में मेंस में खूब पूछा गया है। तो मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। अब फिर मन में प्रश्न आएगा कि सेल्यूकस निकेटर कौन, तो सेल्यूकस निकेटर जो थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर जी थे, ठीक है। और आगे चलें तो सेल्यूकस निकेटर कौन, तो अलेक्जेंडर, सिकंदर का नाम सुना है। सिकंदर जब भारत से गया था तो अलेक्जेंडर का सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था, अभी ठीक है। तो सिकंदर का सेनापति कौन, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, का एम्बेसडर जो था वो था मेगस्थनीज। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था युद्ध में, तो यहाँ पे फिर से संधि में विवाह ही होते हैं हर जगह इतिहास में। संधि हुई, और संधि में क्या, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना, क्या नाम था, हेलेना, तो हेलेना का विवाह किनसे हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। हालांकि हेलेना की बिल्कुल इच्छा नहीं थी चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करने की। तो ये जो महिला थी ना, इनकी पत्नी, ये पूरे टाइम साजिश करती रही, कभी इन्हें जहर देने की कोशिश की, कभी इनके बेटे बिंदुसार को जहर देने की कोशिश की, मतलब बहुत, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो बेटा था वो शासक बने। लेकिन शासक कौन बने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार, चंद्र बिंदु, बिंबी नहीं, चंद्र बिंदु, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात।
मैं आपको 16 महाजनपद में पूरा देश घुमा दूंगा, बस आप थोड़ा धैर्य से सुनते चलिए। तो मेगास्थनीज कौन है? ये यूनानी राजदूत है, ग्रीक एम्बेसडर है, ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था, खूब बार पूछा गया है। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उस समय का जो भारत देखा इसने, तो इसने अपनी बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, इंडिका। हो सकता है अभी 23 को ही पेपर में आ जाए। तो मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी? इंडिका थी। और इंडिका में इसने भारत में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, ये आप लोग बताएंगे मुझे। गलत है, 7 वर्गों में। तो उस समय का जो समाज था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि मेगास्थनीज ने मौर्य कालीन समाज को, मौर्यन सोसाइटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मेगास्थनीज ने कितने में? 7 में डिवाइड किया था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, बुद्ध के अनुयायियों का भी प्रभुत्व था यहाँ पे सूरसेन में। महत्वपूर्ण राजा अवंतीपुर बुद्ध का शिष्य था। इसकी राजधानी मथुरा। अब जानते हैं मथुरा यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली में भी यमुना है। जो गंदगी बचती है वो मथुरा में आके और हो जाती है गंदी, और जो थोड़ी और बचती है वो आगरा में जाके एकदम नदी जो है वो नाले में परिवर्तित हो जाती है। अगर आपने ताजमहल देखा हो तो ताजमहल के पीछे जो यमुना दिखाई देती है ना, बस ये मान लेना कि बड़ा नाला जो होता है ना, बस वो है यमुना। अल्लाह, जब मैं ताजमहल देख के यमुना देखा था तो मैंने कहा ये सच में ये यमुना है कि कोई नाला है? पहली नज़र में तो मेरा यही था, लेकिन चूंकि ये तो पता ही था कि भैया यमुना नदी है पीछे, तो फिर वो यमुना ही थी। ठीक, तो याद रखिएगा अच्छे से, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। ठीक, याद रखेंगे। पांचाल, अब हमने आपको बताया था बेटा पांचाल की 2 राजधानियां थी। कैसे कनेक्ट कराया था? ऊ से उत्तरी, और ऊ में आ होता ही है, आ में ऊ होता है, तो अहीं छत्र। तो नॉर्थ पांचाल अहीं छत्र और साउथ पांचाल काम्पेल्य। तो अहीं छत्र और काम्पेल्य जो है, तो उत्तरी पांचाल की अहीं छत्र और दक्षिणी पांचाल की क्या थी? काम्पेल्य थी। ठीक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल वॉज अहीं छत्र। ये है वर्तमान में बरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है, बरेली की बर्फी वाला मान लो। एंड काम्पेल्य मॉडर्न फर्रुखाबाद। तो काम्पेल्य जो है वो वर्तमान का फर्रुखाबाद वाला रीजन है, और ये बरेली वाला है। ठीक है, तो उत्तरी पांचाल अहीं छत्र, दक्षिणी पांचाल काम्पेल्य जो है फर्रुखाबाद वाला। कन्नौज का प्रसिद्ध शहर पांचाल साम्राज्य में था, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर पूछा जाए कि कन्नौज, कन्नौज बेटा इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए आज भी बहुत फेमस है। और आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जब आप इतिहास आगे पढ़ेंगे तो कन्नौज के लिए ही सारा झगड़ा है। कहाँ के लिए? कन्नौज जो है, कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, और सबको कन्नौज चाहिए। और 3 जो अलग अलग डायनेस्टी हैं, एक पाल, एक गुर्जर प्रतिहार और एक राष्ट्रकूट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भाग नहीं लिया? तो पाल ने लिया, गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार डायनेस्टी, और तीसरा क्या? राष्ट्रकूट। तो अच्छे से ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं। पाल, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग, और तीसरा था गुर्जर प्रतिहार। तो इनके संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक संस्थापक नागभट्ट। ठीक है, अरबों को पराजित करने वाला यही नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का क्वेश्चन था कि अरबों को किसने पराजित किया? तो अरबों को जो पराजित किया था वो नागभट्ट प्रथम ने किया था। रिपीट कर रहा हूं, देखिए कन्नौज, कन्नौज आ किस में रहा है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कन्नौज है किस में? बोलो, पांचाल में। तो उत्तरी पांचाल अहीं छत्र, दक्षिणी पांचाल काम्पेल्य। तो पांचाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण शहर कन्नौज, और कन्नौज को लेके आगे जब आप पूर्व मध्य काल में जाएंगे, प्री मिडाइवल पीरियड में, तो इनको लेकर 3 वंशों में झगड़ा होगा, पाल, गुर्जर प्रतिहार और तीसरी डायनेस्टी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट फाउंडर दंतीदुर्ग। ठीक है, कल याद आ रहा है मैंने आपको बताया था कैलाशनाथ मंदिर, जब हम शैव धर्म पढ़ा रहे थे आपको, शैविज्म, तो ये क्या था? कैलाशनाथ मंदिर जो था, ठीक है, ये किस वंश से संबंधित था? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और फिर पूछा जाता है किसने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। तो
तो कन्नौज के लिए इन तीनों में झगड़ा था, तो कन्नौज की दो, ठीक है यहाँ पे। फिर कुरु, ये सब जानते हैं, कुरु मतलब इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो मेरठ और साउथ ईस्टर्न जो हरियाणा है, ये आपका किसके अंतर्गत आता था? कुरु के अंतर्गत। याद आ रहा है? कुरु, पुरु, पुरु कौन? कुरु जानते हैं? कौरव, ठीक है। तो कुरु इंद्रप्रस्थ, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र जाहिर तौर पर कुरु महाजनपद का स्थल था, ठीक है। गणतंत्र के रूप में चला गया था शुरू में ये, और महाभारत में कुरु वंश की दो शाखाओं के बीच संघर्ष के बारे में बताता है, आप अच्छे से जानते हैं, एक कौरव एक पांडव, ठीक है। तो कौरव जानते हैं आप अच्छे से, इनके बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो किसके लेके झगड़ा था? इंद्रप्रस्थ चाहिए था भैया, ठीक है, ध्यान है आपको ये बात। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य बता चुके हैं, मत्स्य विराटनगर, जयपुर यानी कि राजस्थान में एकमात्र महाजनपद, यह पांचालों के पश्चिम में और कौरवों के दक्षिण में स्थित है। तो पांचाल, पांचाल यानी क्या? अरे फिर से आप तो पांचाल में एक ही याद रख लो, कन्नौज। तो कन्नौज के पश्चिम में होगा, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है पहली चीज। और मत्स्य जो है, देखो उत्तर प्रदेश देखो वहाँ भैया, राजस्थान देखो। अब अगर उत्तर प्रदेश में कन्नौज है तो राजस्थान इसके पश्चिम में होगा कि नहीं? अरे उत्तर ऐसे ही तो लो, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, पाकिस्तान भी पश्चिम में ही है, सही बोल रहे हैं, धोखे से ही सही। तो ये जो राजस्थान है ये पश्चिम में है, वेस्ट साइड में। तो ये हो गया पांचालों के पश्चिम में और कौरवों के दक्षिण में, क्योंकि कौरव कहाँ चले गए? हरियाणा वाले रीजन में, ठीक है। तो अगर हम उससे नीचे देखेंगे तो उससे नीचे आएगा राजस्थान, तो उसके दक्षिण में। कभी कभी ऐसी घुमा देते हैं जबरदस्ती से, तो पहले तो बच्चा यही लोकेट नहीं कर पाता कि ये हैं कहाँ, ठीक है। तो उस समय कुछ नहीं याद आता फिर। तो राजधानी विराटनगर है, आधुनिक विराट कहते हैं इसे बेटा, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट हो तो वर्तमान में ये जयपुर है, ठीक है। मत्स्य का विराटनगर, ठीक है, राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र के आसपास है। फाउंडर जो थे वो विराट थे, तो विराट के ही नाम पे विराटनगर पड़ गया। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। चलो बधाई हो। चेदी मैंने बताया था, शक्तिमती, सुक्तिमती, सोत्थीवती। तो यहाँ पे याद रखिएगा, चेदी, सोत्थीवती चली गई। तो हम लोग बेटा चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड रीजन है, और इसकी राजधानी सोत्थीवती, शक्तिमती, शुक्तिमती जो भी आ जाए ये सब। तो मध्य प्रदेश में जो दो महाजनपद हैं उनमें से एक है चेदी, ठीक है। इसका उल्लेख बेटा ऋग्वेद में मिलता है। चेदी का राजधानी सोत्थीवती, शुक्तिमती, सोत्थीवती नगर ये सब है। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में है, मध्य भारत में आएगा। और राजा शिशुपाल, ठीक है, पांडव राजा युधिष्ठिर के राजसूय बलिदान के दौरान वासुदेव कृष्ण द्वारा मारे गए थे। आप अच्छे से जानते हैं शिशुपाल की हत्या किसने की थी? अरे श्री कृष्ण भगवान ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यहाँ से संबंधित शासक कौन थे, किससे? बोल दो, चेदी से। तो चेदी के शासक कौन थे? शिशुपाल थे, जो महाभारत काल से संबंधित माने जाते हैं। अवंती पे तो दुनिया भर की बातें हम कर चुके हैं। अवंती, नॉर्थ अवंती उज्जैनी, साउथ अवंती महेशमती, ठीक है, ध्यान रखना है। मालवा मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। ये बौद्ध धर्म के उदय के संबंध में महत्वपूर्ण था। उत्तरी भाग उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महेशमती थी, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट शासक हमने आपको बताए थे कि अवंती के शासक थे चंड प्रद्योत। कौन थे? चंड प्रद्योत। अच्छा, मजेदार बात यह है कि चंड प्रद्योत भी अजातशत्रु के दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि मौसा जी थे ये इनके। किनके? अजातशत्रु के। अरे अजातशत्रु के पिता बिंबिसार। बिंबिसार की शादी हुई किससे? बोलो, चेलना से। चेलना किसकी बेटी? चेटक की। इन्हीं की एक बेटी का विवाह किससे हुआ था? चंड प्रद्योत से। तो चंड प्रद्योत और बिंबिसार क्या हो गए थे? अरे साड़ू भाई, रिश्तेदार। तो ये दोनों रिश्तेदार थे। फिर चंड प्रद्योत को क्या हुई थी? बीमारी, याद करो, जॉइंडिस हो गई थी, पांडु रोग, पीलिया।
तो इसके लिए इन्होंने जीवक को भेजा था। शुरू शुरू में तो इनकी पंगेबाजी चंड प्रद्योत और बिंबिसार दोनों की आपस में भी थी। फिर बाद में चंड प्रद्योत से किसका झगड़ा होगा? अजातशत्रु का, क्योंकि ये तो सबका शत्रु बनेगा एक एक करके। ठीक है, तो फादर इन लॉ उदयन किंग ऑफ द वत्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण राजा जो थे वो चंड प्रद्योत थे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, गांधार, गांधार तक्षशिला, तो गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला। तो तक्षशिला कहाँ है? हैं? पाकिस्तान, रावलपिंडी पाकिस्तान में है ये तक्षशिला। ठीक है, आधुनिक पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान और कश्मीर घाटी क्षेत्र में आता है। अथर्ववेद में गांधार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लोग युद्ध कला में उच्च प्रशिक्षित थे, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ के राजा पुष्कर सरीन थे। ठीक है, उत्तरार्ध में फारसियों द्वारा गांधार पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। तो जो पर्सियंस थे इन्होंने गांधार पर आक्रमण किया और यहाँ को ऑक्युपाई कर लिया था। तो गांधार की कैपिटल क्या है? गांधार तक्षशिला। और तक्षशिला आप जानते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास एक ही काम रह गया है कि इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को उसने पर्यटन स्थल बना दिया और खूब पैसा आता है क्योंकि प्राचीन यूनिवर्सिटी है ये। तो लोग आते हैं कि आचार्य चाणक्य जैसे लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासक जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तक्षशिला से हैं। और आचार्य चाणक्य हैं तो अपने आप में बाकी किसी के आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो लोग यही देखने आते हैं ये। लेकिन याद रखिएगा तक्षशिला का फाउंडर अननोन है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक अज्ञात है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था नालंदा का कुमारगुप्त फर्स्ट, विक्रमशिला का धर्मपाल, लेकिन तक्षशिला का अननोन या अज्ञात। ठीक, तो गांधार की तक्षशिला, इसके बाद कंबोज। तो कंबोज जो है ना बेटा, इसकी राजधानी हाटक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाटक। तो राजौरी और हजरा कश्मीर में, जैसे आपसे पूछा है जम्मू कश्मीर में कौन सा महाजनपद था, तो हो गया कंबोज। ठीक है, तो कंबोज की जैसे पूंछ लिखी है, कहीं कहीं हाटक भी मिलती है। तो कंबोज की जो राजधानी है पूंछ है, हाटक भी इसका नाम मिलता है। वर्तमान में कश्मीर और हिंदू कश में स्थित है। कई साहित्यिक स्रोतों में इसका उल्लेख कंबोज एक गणतंत्र के रूप में या रिपब्लिक के रूप में मिलता है। ठीक है, कंबोज के पास घोड़ों की एक उत्कृष्ट नस्ल थी। तो अगर पूछें कि कौन सा महाजनपद है जो घोड़ों की नस्ल के लिए फेमस था, तो कंबोज था ये। कंबोज कहाँ? अब जैसे एक बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पीएससी का क्वेश्चन था कि कौन सा महाजनपद कश्मीर में स्थित है, तो कंबोज, क्योंकि हाटक। ठीक है, फिर इसके बाद अशमक या आशक भी बोलते हैं बेटा। अशमक की राजधानी क्या बताया था? अशमक कौन सी जगह है? अरे सीधा बोलो ना। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अशमक। अशमक या अशक, इसकी राजधानी पोटली, पोटन, पोडना। ठीक है, तो गोदावरी नदी के किनारे है ये, गोदावरी के तट पर स्थित है। विंध्य रेंज के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है, दक्षिणापथ में था। ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठन का क्षेत्र इसी में शामिल था। तो जो पैठन या प्रतिष्ठान है वो किस में था? देखो अच्छे से याद रखना, अशमक या अशक राजधानी पोटली, ठीक है, या पोडना। ठीक है, तो क्या है? अशमक की राजधानी पोटली, पोटन, पोडना। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, तो साउथ इंडिया में एकमात्र महाजनपद है जो स्थित है, वो कौन सा है आपका? अशमक। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। बज्जी, तो बज्जी की राजधानी थी बेटा वैशाली। तो बज्जी, वैशाली, और आप जानते हैं वैशाली जो है वो बिहार में है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है वैशाली से? द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय में, 383 BC में। ठीक है, तो बिहार में है। गंगा के उत्तर में तिरहुत संभाग में बज्जियों का राज्य था। तो नॉर्थ ऑफ गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरहुत वाज द स्टेट ऑफ वज्जी। इसमें 8 वंश शामिल थे। इट इंक्लूडेड 8 क्लेन्स, द मोस्ट पावरफुल बीइंग लिच्छवीज। तो लिच्छवी जैसे लिच्छवी थे ना, लिच्छवी चेटक। ठीक है, तो कैपिटल वैशाली, विदेह कैपिटल मिथिला, और ज्ञात्रिक जो थे इनकी राजधानी क्या थी? कुंडलपुर। तो बेसिकली अगर आपसे बोला जाए कि जो बज्जी है, तो बज्जी पूरा संघ था।
ठीक है, तो उसमें क्या है, तो 8 शासक जो हैं बेसिकली 8 डायनेस्टीज इसमें शामिल किए जाते थे, और इनमें भी महत्वपूर्ण कौन सा था, एक लिच्छवीज थे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का पहला गणतंत्र, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, तो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड लिच्छवी ही है। और रिपब्लिक का मतलब क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, मतलब जो राज्य का प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा। जबकि मगध में नहीं चल रहा है, मगध में मोनार्की है, राजतंत्र है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका बेटा शासक बन गया, कोई चुनाव हुआ क्या इनका, नहीं हुआ। या कहें बिंबिसार शासक था, उनका बेटा अजातशत्रु ने मार के ही बना था, लेकिन बना तो बेटा ही ना, समझ में आ रही ना बात। तो वहाँ राजतंत्र था, मोनार्की थी मगध में। जबकि आप लिच्छवी में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला गणतंत्र। ये बहुत बार पूछा गया है, पता है, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं लोग तो सोचते होंगे यूरोप में कहीं होता होगा, हमारे यहाँ कहाँ इतना अच्छा लोकतंत्र था, हमारे यहाँ कहाँ डेमोक्रेसी थी। तो फर्स्ट रिपब्लिक जो है वो कहाँ पे, पहला गणतंत्र क्या, लिच्छवी माना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। तो विश्व का पहला जो गणतंत्र है वो कौन सा है आपका, लिच्छवी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो बज्जी संघ है, बेसिकली बज्जी की राजधानी वैशाली है। तो इसमें 8 इंपॉर्टेंट वंशों को शामिल किया जाता था, जिनमें लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की राजधानी मिथिला, और ज्ञात्रिक की राजधानी कुंडलपुर थी। महावीर आपको पता है, तो जो महावीर स्वामी के पिता थे, कौन थे, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल से थे, याद आ रहा है, क्षत्रिय ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। तो ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वज्जी वर डिफीटेड बाय द अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने वज्जियों को पराजित कर दिया था। तो बेसिकली क्या था, ये जो वज्जी था ना बेटा, इनके जो आपस में महाजनपद, सॉरी गलत शब्द, इनके जो अलग अलग वंश थे इससे संबंधित एक पूरा संघ है। मान लो थोड़ी देर के लिए आप ही 8 लोग मिलके क्या बन गए, बज्जी बना दिया आपने। तो आप सब एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे। तो अजातशत्रु ने क्या किया था, इसका एक मिनिस्टर था वश्यकार। कौन था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इतनी कहानी सुना रहे हैं, फालतू फोकट नहीं सुना रहे। अजातशत्रु का मंत्री कौन था, वश्यकार। आगे भी पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा बस अच्छे से सुनते जाओ, क्योंकि क्या है ना, क्लिक तभी करेंगी चीजें जब रिपीटेशन मोड में आएंगी। तो अजातशत्रु का मंत्री कौन था, वश्यकार। तो इसने भेजा था बज्जी, और क्या किया उसने वश्यकार ने कि भैया एक काम करो, इनकी जो यूनिटी है इसमें क्या करो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, शासन करो। तो बज्जी संघ में फूट डालने के लिए इसने अपने मंत्री वश्यकार को भेजा था, और उसने क्या किया, इनके आपस में संघ में फूट डाल दी, और उसके बाद इसने क्या किया, बज्जी को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि बाकी राजा एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो ये जीतना आसान होगा। इवन महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बोली थी कि लिच्छवीज और बज्जी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो इनकी यूनिटी है, जो कहीं नहीं देखने को मिलती है। अगर इनकी यूनिटी बनी रही तो इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, और अगर इनकी यूनिटी नहीं रही तो ये हार जाएंगे। तो अजातशत्रु ने क्या गेम खेला था, वश्यकार को भेजा बज्जी में, और जिससे इनके आपस में फूट डाल दी, डिवाइड कर दिया इन्हें, और फिर बाद में बज्जी को। तो देखो अब अच्छे से ध्यान रखना है। तो बज्जियों को किसने पराजित किया, अजातशत्रु ने। अंग को किसने हराया था, बिंबिसार ने, ध्यान रखना अच्छे से बिल्कुल। और काशी को किसने मिलाया था, कौशल ने। तो कौशल जो थे, कौशलराज जो थे यहाँ के शासक, और प्रसेनजीत, इनने काशी जीत ली थी। और काशी जीतने के बाद इन्होंने किसको गिफ्ट कर दी थी, अपने दामाद बिंबिसार को। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। चलो फिर आ जाते हैं मल्ल। मल्ल में हमने आपको बताया था कि मल्ल 2 थे, एक पावा के, एक कुशीनारा के। तो पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। तो कुशीनारा बेटा देवरिया उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों और महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है। मल्ल भी एक गणतंत्र था। तो मल्ल भी क्या था, एक रिपब्लिक था यहाँ पे, और इसका क्षेत्र बज्जी राज्य की उत्तरी सीमा को छीता था। तो बज्जी जो था ना, बज्जी की नॉर्दर्न बाउंड्री को कौन टच करता था, मल्ल। ठीक है, देखो ऐसे समझो, देवरिया उत्तर प्रदेश में है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, ये आपका कहाँ है, बज्जी बिहार में। अब बिहार और यूपी देखो, ठीक है, तो बिहार तो बाद में आएगा, तो बिहार की बाउंड्री यूपी से लगेगी।
तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि ये जो आपका क्या था, बज्जी था, तो बज्जी राज्य की उत्तरी सीमा को कौन छूता था? अरे यार देखो, ये ऐसे जाओगे तो ये नॉर्दर्न बाउंड्री बनेगी इसकी ये पूरी, और यहाँ से अगर, क्योंकि ये क्षेत्र भी अपने पास ही था नेपाल वाला इस तरफ का, तो ये इसकी बाउंड्री को कौन छुएगा? यहाँ का जो बज्जी संघ था। समझ में आ पा रही है बात? लोकेशन से कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में फिट हो जाए चीज़ें, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, राजधानी तो कुशीनारा और पावा। ठीक है, तो एक क्या थी इसकी राजधानी, किसकी बात कर रहे हैं हम? मल्ल की। तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा, और आपको पता है कुशीनारा के मल्ल थे तो कुशीनारा, पावा के मल्ल थे तो पावा। और पावापुरी में किसका जन्म? मृत्यु। कुछ भी पूछ लें आप तो बस उल्टा जवाब दे देना। बौद्ध धर्म के इतिहास में दोनों राजधानियां महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में लिया था और कुशीनारा में महापरिनिर्वाण किया था। देखो अब समझना अच्छे से, बुद्ध जो है इनसे संबंधित हैं। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, जबकि पावा में ही महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन किया, और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। देखो एक ही संघ में पहुंच गए दोनों महान व्यक्तित्व। ठीक किसमें? जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक पावा के मल्ल हैं, एक कुशीनारा के मल्ल हैं, तो मल्ल की राजधानी पावापुरी। ठीक है, तो अब पावापुरी में अगर हम देखें तो पावा या पावापुरी में महात्मा बुद्ध ने तो अंतिम भोजन लिया था, जबकि महावीर स्वामी की डेथ जो है वो पावापुरी में हुई है। ठीक है, जबकि दूसरा जो कुशीनारा है, जिसे वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं उत्तर प्रदेश का, तो कुशीनारा में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से आप क्या समझ सकते हैं? वो तो ये तो बौद्ध ही बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि किससे? ये जैन धर्म से भी संबंधित महत्वपूर्ण है। और पावापुरी आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। क्या? सीधी बात है। ठीक, तो ये तो हो गए भैया आपके 16 महाजनपद। इसी बात पे सुना डालो अब आप कि कौन कौन से 16 थे, जल्दी से। जो सरल, पहले आपको मध्य प्रदेश पे बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद हैं। कौन कौन से हैं? एक चेदी, और चेदी के शासक कौन? तो चेदी महाभारत काल में शिशुपाल, और चेदी वर्तमान में, चेदी की राजधानी शक्तिमती, सोत्थिवती, सुक्तिमती। ठीक है, यही थी राजधानी। वर्तमान का बुंदेलखंड है। एक हो गया। ठीक, दूसरे पे आते हैं अवंती। अवंती की 2 राजधानियाँ, नॉर्थ अवंती उज्जैनी, साउथ अवंती माहिष्मती। इस पर बहुत बात कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे ज़्यादा। मालवा वाला क्षेत्र है ये। तीसरी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए। अंग, अंग, अंग में चंपा का तेल लगाओ, तो अंग जो है वो चंपा। ठीक, फिर इसके बाद बोलो बज्जी वैशाली। ठीक है, और बोलो मत्स्य विराटनगर, एकमात्र राजस्थान में मत्स्य विराटनगर, बहुत बढ़िया। और बोलो अस्मक, पोटन या पोटनी या पोटनी। ठीक है, या पोटन, पोटली, जो भी बोलना हो। तो ये कहाँ? दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, गोदावरी नदी के किनारे। हाँ चलिए आगे। गांधार, तक्षशिला। चलो जम्मू कश्मीर चलते हैं। कंबोज, हाटक। ठीक है, पूछ भी होती है लेकिन कंबोज हाटक, तो जम्मू कश्मीर में कंबोज हाटक। ठीक है भैया। चलो मल्ल, तो मल्ल की 2 हैं, कुशीनारा और पावा। कुशीनारा में अंतिम भोजन था महात्मा बुद्ध का, और पावा में अंतिम भोजन और कुशीनारा में मृत्यु। ठीक है, जबकि पावापुरी में महावीर स्वामी की डेथ हुई थी। चलो बढ़िया। कौशल, श्रावस्ती। कौशल की 2, उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल साकेत या कुशावती। बहुत बढ़िया। काशी तो बोल दो, काशी, काशी बनारस। ठीक, और कुरु इंद्रप्रस्थ, तो कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ। अच्छा, तक्षशिला किसकी थी? गांधार। अरे ऐसे याद रखो, गांधारी, गांधार की तक्षशिला। तो गांधार की जो है तक्षशिला वर्तमान के ये कहाँ है? पाकिस्तान में। तो अब पूछ लें कौन से महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में? गांधार।
तो गांधार का तक्षशिला, ठीक। और मथुरा राजधानी सूरसेन, ठीक है। तो मथुरा की सूरसेन, हाँ तो थोड़ा ध्यान रखना, सूरसेन की राजधानी जो थी वो मथुरा, तो सूरसेन मथुरा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबको अपने में संभालेगा भाई, मगध ही छोड़ दोगे, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, ठीक। हाँ और हो गए पक्का 16 हो गए, कोई छूट तो नहीं रहा? काउंट नहीं किया? चलो एक बार फिर से काउंट कराओ शुरू से। अंग चंपा, ठीक है। पांचाल रह गया, पांचाल की अहिछत्र, उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य, ठीक है। तो देखो एक अंग था, एक पांचाल था, एक मगध था, ठीक है। एक कुरु इंद्रप्रस्थ हो गया, गांधार तक्षशिला हो गया, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? कंबोज हाटक हो गया। फिर सीधे दक्षिण भारत में चले जाओ, अस्मक पोटन हो गया, राजस्थान में मत्स्य विराटनगर हो गया, ठीक है। और आपका मगध गिरिब्रज या राजगृह हो गया। फिर अगर हम बात करें कौशाम्बी किसकी थी? वत्स की कौशाम्बी, ये भी छूटी थी आपकी, तो वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। फिर बज्जी वैशाली, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? और इसके अलावा, ठीक है, काशी की काशी और सूरसेन मथुरा। तो ये जो 16 महाजनपद हैं ये आपके हो जाते हैं। इनकी राजधानियां बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी एग्जाम में, ठीक है। देखिए अंग चंपा कोई समस्या नहीं है, अच्छे से याद हो गया। मगध गिरिब्रज राजगृह, काशी काशी बनारस, वत्स्य कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा, पांचाल अहिछत्र और काम्पिल्य उत्तरी दक्षिणी, फिर कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, ठीक है। चेदी सोथिवती सुक्तिमती बुंदेलखंड, अवंती मध्य प्रदेश उज्जैनी, ठीक है। गांधार तक्षशिला और कंबोज पूंछ या हाटक, ठीक है। अस्मक पोटन पोटली, बज्जी वैशाली, मल्ल कुशीनारा और पाबा के मल्ल, बस यानी हमने सारी पढ़ ली थी, सारी बता दी हैं। इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से, थोड़ा दिमाग बढ़िया से खुला रखिएगा तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो एक बात पूछ ही लेते हैं आपसे, अब हम घुसेंगे 16 महाजनपद में से किस में? अच्छा चलो, अंग को किसने मिलाया था? अंग को मिलाया था बिंबिसार ने। अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और काशी को किसने मिलाया? तो कौशल के शासकों ने, ठीक है। यहाँ कौशल में है कौन? प्रसेनजीत, कौशलराज और प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत और बिंबिसार में क्या रिश्तेदारी है? साड़ू भाई हो गए। लो कहाँ से? जीजाजी हैं, ठीक है। तो कौशल राज की बेटी कौशला देवी के भाई थे प्रसेनजीत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो तीनों शादियां करा दो बिंबिसार की, कौन कौन से करानी है जल्दी कराओ। हो गई, और कौशला देवी से हो गई, और हाँ मद्र या भद्र की 6 माह से हो गई। अब देखो हमने हर्यक पढ़ लिया वैसे देखा जाए तो पूरा। अब हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, मगध का ये पहला महत्वपूर्ण वंश था, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले बिंबिसार 544 से 492 बीसी तक इसका टेन्योर था। भट्टिये का ये पुत्र था, 492 तक इसने शासन किया। महावीर का प्रशंसक, बेसिकली उसका फॉलोअर, कंटेम्प्रेरी, ये सब रहा है। गिरिब्रज इसकी राजधानी थी, याद है? श्रोणिक या श्रेणिक के नाम से इनका बेटा कुणिक के नाम से जाना जाता था। स्थायी सेना रखने वाला, अगर पूछा जाए मगध में परमानेंट आर्मी रखने वाला, स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। और राजनीतिक स्थिति को करने के लिए इसने क्या किया? वैवाहिक गठबंधन किया। देख लो भैया, तीनों शादियां करा डालो इनकी। कौशल देवी कौशल के राजा की बेटी और प्रसेनजीत की बहन थी। चेलना वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री थी। और खेमा या छेमा जो है वो पंजाब के मद्र के राजा की बेटी थी।
इसने विजय और विस्तार की नीति का पालन किया। सबसे पहले उल्लेखनीय विजय, अंग को इसने मिलाया था, अभी हमने पढ़ा था, अंग को इसने शामिल किया था। प्रभावी और उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसके अधिकारियों को 3 में विभाजित किया गया था, कार्यकारी, सैन्य और न्यायिक। मतलब बेसिकली क्या थी, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री और जुडिशियल। आज की सिस्टम है देखा जाए तो, आज भी कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, मिलिट्री सैन्य भी होती है, और आपका न्यायिक व्यवस्था यानी कि न्याय सिस्टम भी होता है। फिर इसके बाद इसका बेटा कौन आएगा, तो बिंबिसार और चेलना का बेटा कौन था, अजात शत्रु था। ठीक है, अपने फादर को मारा तो ही किल्ड हिज फादर एंड बिकम रूलर। ठीक है, एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, तो इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ही कन्वेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध 483 BC और वन वॉर्स अगेन कौशल एंड वैशाली। तो कौशल और वैशाली के विरुद्ध इसने युद्ध जीते थे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी कि कौन से, रथमूषल और महाशिला कंटक जो है इसका इसने प्रयोग किया था। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कुणिक कहा जाता है। तो 492 से 460 तक कुणिक आएगा। इसके बाद 460 से 444 तक इसका बेटा अजातशत्रु आएगा। ये अपनी राजधानी कहाँ, चूंकि ये पाटलिपुत्र की स्थापना करेगा तो ये राजधानी अपनी कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर देगा, गिरिब्रज या राजगृह से पाटलिपुत्र कर देगा, पाटलिपुत्र की स्थापना करेगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था ये इसका। इसके बाद जो रूलर्स आते हैं जैसे अनिरुद्ध, मांडा और नागदशक, और अंतिम शासक कौन है इस वंश के, नागदशक है, जिनकी हत्या इनका अमात्य या सेनापति शिशुनाग करेगा। तो नाग को नाग ने डस लिया, नागदशक, नाग को किसने, शिशुनाग ने डसा, और शिशुनाग ने कौन से वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की या नाग वंश की स्थापना की। तो अगला वंश जो आ जाएगा वो कौन सा होगा, शिशुनाग वंश होगा। भैया हमने एक वंश क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मुद्दा क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी पीछे से चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। बस कनेक्ट करने की कोशिश करनी है अच्छे से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। अगर गड़बड़ नहीं होगी तो आप बहुत आराम से याद रख पाएंगे। जल्दी से बता दो शिशुनाग वंश के कौन कौन से शासक किएगा। तो बेटा जो हर्यक डायनेस्टी है इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, बिंबिसार करेगा, और 544 BC में करेगा, क्योंकि जब इसका टेन्योर शुरू होगा तभी कहानी शुरू होगी। तो 544 BC में किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा हर्यक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया जाता है। इसे याद रखिएगा जैन लिटरेचर में श्रेणिक कहा गया है। 15 वर्ष की आयु में महावंश के अनुसार ये 15 ईयर में क्या बन गया था, ये मगध का नरेश बन गया था। ये वंश क्या कहलाता है, पितृहंता। तो इसको क्या कहा जाता है, पितृहंता, ये मैंने आपको बता दिया। चेटक तो लिच्छवी शासक थे, इनकी बेटी चेलना से विवाह किया इसने। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से विवाह किया, और मद्र कुल की जो राजकुमारी थी क्षेमा से इसने विवाह किया। तो मैरिज विद चेलना डॉटर ऑफ चेटक लिच्छवी रूलर। सेकेंड मैरिज कौशल, ठीक है, कौशल पी हट जाएगा, ये कौशल किंग प्रसेनजीत सिस्टर महाकौशला, और मैरिज विथ मद्र प्रिंसेस क्षेमा। और इसने क्या किया, तो ब्रह्मदत्त को परास्त कर, किसने, अरे बिंबिसार नहीं, सबसे पहले अंग को मिलाया था, तो ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग का विलय कर लिया। इसकी हत्या किसने कर दी थी, इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। नॉर्मली इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा गया है, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो आपको बिंबिसार के बारे में बस इतना पर्याप्त है। बिंबिसार के बाद इनका बेटा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आता है। तो अब ये कहाँ तक आ गए थे, 544 से लेके 492 तक। तो 492 में कौन शासक बन जाएगा, अजातशत्रु शासक बनेगा। इसका नाम कुणिक है। इसने प्रसेनजीत की जो पुत्री थी, देखो आपको अच्छे समझना है, ये कौशल राज है, ठीक है, कौशल के शासक। इनकी बेटी कौन, बोलो, कौशला देवी, ठीक है। और कौशला देवी के भाई कौन थे, प्रसेनजीत, याद रखेंगे अच्छे से। तो इसके भाई कौन है, प्रसेनजीत हैं। अब प्रसेनजीत की जो बहन है ये कौशला देवी है, इनका विवाह किससे हो रहा है, बिंबिसार से। अब बिंबिसार से जो इनका विवाह हुआ, ठीक,
तो ये कहानी है। अब बिंबिसार की हत्या किसने कर दी, मर्डर? अजातशत्रु ने। तो ठीक है, ये जीजाजी थे इनका, अब इनके चक्कर में ये इनसे लड़ेंगे, ठीक है, और लड़ेंगे तो हारेंगे, और जब ये हारे तो संधि होगी, और संधि होगी तो इनकी बेटी बाजिरा या वज्रा जिसे बोलते हैं, प्रसेनजीत की जो बेटी थी, तो प्रसेनजीत की बेटी बाजिरा या वज्रा का विवाह किससे कर दिया जाएगा? अजातशत्रु से कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के समय में। पाटलिपुत्र की स्थापना बेटा यहाँ आएगी, ये गलत है ये, अच्छा उदयन इसलिए आ गया होगा। तो पहली बौद्ध संगीति आपको पता ही है, महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद 483 बीसी में अजातशत्रु के समय हुई। इनका बेटा उदयन था जिसने इसकी हत्या कर दी, और बाद में राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया था। ठीक है, ये आपको पूरी कहानी है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और नागदशक जो थे इनकी हत्या करके या इनको हटाकर कौन? तो शिशुनाग जो इनके अमात्य या सेनापति थे वो शिशुनाग वंश की स्थापना कर देंगे, और यहाँ से शुरू हो जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, महावंश टीका के अनुसार लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय उत्पत्ति मानते हैं पुराण। इसने अवंती यानी मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक, वत्स और कौशल पर इसने अधिकार कर लिया था। किसने? शिशुनाग ने। और गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया था। तो गिरिब्रज के अलावा भी वैशाली को इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। और इसके बाद इनका बेटा कौन आता है? कालाशोक आता है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि कालाशोक के समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी में। तो शिशुनाग के बाद इनका बेटा कालाशोक आएगा। तो पुराणों में इसका नाम काकवर्ण मिलता है। अब देखो, श्रोणिक बिंबिसार, कोणिक अजातशत्रु, लेकिन काकवर्ण कालाशोक। तो काकवर्ण कालाशोक। अरे समझ लो, काक मतलब कौआ और काला, तो काला कौआ, तो काकवर्ण कौन है? कालाशोक है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। इसने राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? फिर से इसने पाटलिपुत्र। मतलब क्या कि इसके पिता शिशुनाग ने क्या किया था? गिरिब्रज के साथ में कहाँ? वैशाली। अब वैशाली, अब ये इसने फिर से कहाँ राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र में। अब देखो मजेदार बात क्या है, कालाशोक ने राजधानी तो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी, लेकिन इसने द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित कराई? वैशाली में। क्योंकि इससे पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो सारा आयोजन वहीं कराना थोड़ा आसान रहा होगा कि भाई फिर से पहले जो हमारा सिस्टम चला आ रहा था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है इसके समय में किया गया था। और इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन आएगा? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या करेंगे नंद, यानी कि महापद्म नंद। और कौन सा वंश एस्टेब्लिश कर देंगे? तो ये नंद वंश की स्थापना कर देंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे नंद वंश आ जाएगा। तो नंद वंश के संस्थापक या फाउंडर कौन होंगे? महापद्म नंद। तो इन्होंने महाबोधि वंश में इन्हें उग्रसेन कहा गया है। उग्र होके नंदीवर्धन को मार डाला होगा महल क्रांति में। तो ये जो कौन है उग्रसेन? महापद्म नंद। तो महापद्म नंद जो है वो उग्रसेन है। इन्हें काली का अंश भी कहा जाता है, सर्व क्षत्रांतक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियों का नाश कर दिया था। और आपको पता है क्षत्रियों का नाश करने वाले परशुराम थे। रामायण में सुना है ना कि परशुराम का जो धनुष उठाया था भगवान राम ने तोड़ दिया था। तो परशुराम जो थे इन्होंने क्षत्रियों का नाश किया। इसी तरीके से महापद्म नंद ने क्षत्रियों का नाश किया, इसीलिए इसे सेकंड परशुराम भी कहा जाता है। किसको? महापद्म नंद को। तो सर्व क्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। एक राठ भी इसका उपाय टाइटल है, एक छत्र भी इसका टाइटल है। द्वितीय परशुराम भी इसे कहा जाता है। और याद रखिएगा कि महाबोधि वंश में से उग्रसेन भी कहा गया है, और ये द्वितीय परशुराम भी है। एक छत्र शासन की स्थापना की थी, एक राठ की उपाधि की थी। कलिंग विजय स्रोत खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और इनके मित्र मैंने अभी बताए थे ऊपर, अगर याद हो, अष्टाध्यायी जो थी संस्कृत ग्रामर की बुक थी। और ये किसके समय की है? तो पाणिनि की है। तो पाणिनि किसके दरबार में थे?
महापद्म नंद के। इनके 8 बेटे थे बेटा, उनके 8 बेटों में से एक जो बेटा था अंतिम जो है इस वंश का धनानंद आएगा। ठीक, इस वंश का अंतिम शासक होगा यही धनानंद है। जब आचार्य चाणक्य इसके दरबार में जाएंगे तो ये इनके आचार्य चाणक्य की बेइज्जती कर देगा, बोलेगा और ब्राह्मण मांग, तू भी लूट ले धनानंद को, इस तरीके के। जबकि आचार्य चाणक्य गए थे, क्योंकि ये जो धनानंद था बेटा इसके समय अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। भारत की तरफ अलेक्जेंडर लगातार सिकंदर आ रहा था, तो आचार्य चाणक्य जानते थे कि मगध ही शक्तिशाली है, तो अगर ये राजाओं का ग्रुप बना लेगा तो आराम से उसको रोका जा सकता है। लेकिन इसने उल्टा ही लिया, आचार्य चाणक्य की बहुत भयंकर बेइज्जती की। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और फिर उन्हें मिले थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उनको उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा दी, और आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित करते हैं, धनानंद को। और कौन सा वंश एस्टेब्लिश करेंगे, मौर्य वंश। तो धनानंद बेटा देखो अब समझना, इसके पिता का नाम उग्रसेन था, ठीक है, ये रहा किसमें, महाबोधि वंश में। जबकि जो धनानंद है इसका नाम क्या मिलता है, अग्रमीज जेंड्रमीज। अब ये नाम आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, यूनानी है, ग्रीक नेम है ये। अग्रमीज हम लोग रखते हैं क्या, अग्रमीज जेंड्रमीज ये कैसे हैं, तो ग्रीक या यूनानी लेखकों ने सिकंदर का समकालीन बताया इसको। सेनापति इसका भद्रसाल था, किसका सेनापति, धनानंद का, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये पराजित किया गया। जैन अमात्य इसके समय सक्टाल और श्रीयक जो हैं वो हुआ करते थे। और इस वंश को, किसको, धनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो किस वंश की स्थापना करेंगे, मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो भैया हमने 3 वंश पढ़ लिए, कौन कौन से, एक हर्यक वंश, देखो एक तो बृहद्रथ है शुरू में, तो बृहद्रथ के संस्थापक बृहद्रथ हैं, इसके महत्वपूर्ण शासक जरासंध हैं, और बात खत्म। ये महाभारत काल से संबंधित है। इसके बाद पहला महत्वपूर्ण वंश जो आता है मगध में वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश का टेन्योर 544 BC से शुरू होता है। इसके संस्थापक बिंबिसार थे, भट्टी या भट्टार्क का पुत्र था ये, और बिंबिसार ने 3 विवाह किए। ये श्रोणिक के नाम से जाना जाता था। 3 विवाह जो किए थे, एक कौशला देवी, कौशल की राजकुमारी, प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरा बोलिए, चेलना, चेटक की पुत्री थी। इन्हीं से कौन पैदा हुआ था, अजातशत्रु। और तीसरी थी क्षेमा, जो मद्रकुल की राजकुमारी थी, और इन्होंने अंग को पराजित कर दिया था, किसने, बिंबिसार ने, और काशी इन्हें दहेज में मिल गया था। इसके बाद ठीक है, इन्होंने श्रोणिक का टाइटल लिया था, पहला स्थायी सेना रखने वाला मगध में यही शासक था। फिर इसके बाद इनकी हत्या इनका बेटा अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु जो था वो कुणिक था, और 492 से 460 तक इसका टेन्योर था। इसके समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। इसने क्या क्या, रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किया था। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट तो बज्जी में अपने मंत्री बस्कार को भेजा था, और इसने बज्जी संघ में फूट डाल दी थी, और बज्जी को भी इसने पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके समय में पहली बौद्ध संगीति होती है। और इसका जो विवाह था वो प्रसेनजीत की बेटी बज्जिरा या बाजिरा से हो गया था, तो इनका विवाद खत्म हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद इनका बेटा उदयन आता है। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, या पटना का संस्थापक माना जाता है। इसने किसकी हत्या की, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। और इस वंश में अंतिम शासक नागदशक आते हैं। नागदशक की हत्या या नागदशक को कौन हटा देते हैं, इनका अमात्य या कमांडर इन चीफ शिशुनाग हटा देता है। और शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और शिशुनाग ने ही बेटा अवंती को मगध में मिलाया था। किसने, शिशुनाग ने। ठीक है, क्योंकि नंदीवर्धन को ये हराएगा शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद में इनका बेटा कालाशोक आएगा। कालाशोक को ही काकवर्ण कहा जाता है। और कालाशोक के समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसने राजधानी तो अपनी क्या बना ली थी, पाटलिपुत्र, लेकिन जो द्वितीय बौद्ध संगीति इसके समय हुई वो वैशाली में हुई थी। और इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन होगा। तो नंदीवर्धन को कौन हटा देंगे, कौन हत्या कर देंगे, महापद्म नंद। और महापद्म नंद जो है वो नंद वंश की स्थापना कर देंगे।
तो ये मगध का तीसरा महत्वपूर्ण वंश होगा, महापद्म नंद। इन्हें उग्रसेन भी कहा गया है महाबोधि में। और इसके अलावा अगर हम देखें, एक राठ, एक छत्र, ठीक है, द्वितीय परशुराम इन्हें कहा जाता है, सर्व छत्रांतक इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था। इनके मित्र या इनके दरबार में पाणिनि होते थे जो अष्टाध्यायी के रचयिता थे। इसके बाद इनके 8 पुत्रों में से धनानंद जो है वो शासक बनता है। ये नंद वंश का अंतिम शासक था। आचार्य चाणक्य से इसका विवाद हो जाता है। अग्रमीज, जेंड्रमीज इसको यूनानी सोर्स में कहा गया है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनको पराजित कर देते हैं और ये अलेक्जेंडर का समकालीन था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं और इसके आगे हमें पढ़ना है। ज़्यादा हो गया? अरे सरल है, इतना कुछ नहीं है, लोड नहीं लो। बस महाजनपद थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, तो मैं कल रिपीट भी करा दूंगा आपको। और कोशिश करिए कि इनको अच्छे से कर लीजिए। मतलब आते हैं बेटा क्वेश्चन, देखो आएंगे नहीं आएंगे वो मुद्दा नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से खूब क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन अभी छोड़ दिया है, मगध के उत्कर्ष के कारण, राइज ऑफ द मगध, इसलिए छोड़ दिया कि अगर किसी को पेपर देना होगा तो अभी उसका कोई सेंस नहीं है। ये मैं आपको 2-3 दिन बाद जैसी पेपर हो जाता है ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा कि 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, कन्नौज को लेकर जैसे 3 वंशों में विवाद था, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल के गोपाल, गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट वास्तविक संस्थापक प्रथम, और दंती दुर्ग जो थे वो किसके थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा हमने आपको सिक्के बताए थे, तो सिक्के आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, सिक्के गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो ये आपके सिक्के थे, इनको आप ध्यान रखिए। अब नहीं पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों की क्षमता के बाहर हो जाएगा। ये जो आप लेट आए थे बेटा, इसको आप लिख लीजिएगा। जब आप लिख लें तो आप बता दीजिएगा, तो इसको बंद करवा दें। क्या? हाँ ठीक है, नहीं आप कर सकते हैं, अगर नोट करना कर लीजिए, कुछ नहीं है उसमें, क्या है, 10 मिनट बाद बंद कर देंगे वो। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? अब हम आपसे सुनना चाहेंगे इतनी कहानी पूरी, मतलब क्या क्या बोलो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो बौद्ध जैन, जो एकदम बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बौद्ध जैन, 16 महाजनपद, और क्या क्या बोलो जल्दी से, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। बहुत छोटे छोटे से हैं, इतना कुछ नहीं था इनमें। अब जो आएगा ना वो बहुत बड़ा है, मतलब ये 3 और मिल जाए ना तब भी मौर्य के बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए हमने कहा एक दिन में कंप्लीट करा दें। कल मैं रिपीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत हैवी हो रहा है? पक्का? मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। आप लोग तो ना पैरेलल में क्या किया करो, जैसे अभी थोड़ा शुरुआत है जैसे यहाँ से, तो आप ना 1.5 पे चला लो, सुना तो है ही, 1.5 पे करके धड़ाधड़ सुन लो, बस काम खत्म। ज़्यादा है आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो आप, बाकी हम आपको नोट्स ये दे ही देंगे, तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर। लाइव में कोई प्रश्न है बेटा किसी का?